हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत का भूगोल शाम के समय अपन रोजाना पढ़ते हैं। आपके अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और अपने दोस्तों को भी जल्दी से जोड़ लीजिए और इस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए। तो आपको भारत के भूगोल से संबंधित कोई से भी कंपटीशन में आए, आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो या रेलवे के प्रत्येक कंपटीशनों में भारत का भूगोल जरूर आता है। कोई से भी कंपटीशन में जिसमें भारत का भूगोल है उसमें ये बिल्कुल सिद्ध होगा। और भारत का भूगोल बिल्कुल बाय डायग्राम से एक एक चीज को समझते हुए पढ़ते रहिए। तो बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। भारत का भूगोल, इसको पढ़ते वक्त एक डायग्राम से समझोगे बिल्कुल इंटरेस्ट होने लग जाएगा। भारत के भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं फिजिकल पार्ट्स, इंडिया के फिजिकल पार्ट्स यानी भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों में अपने सबसे पहले हिमालय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन कर लिया है और उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर लिया है। उसको नहीं पढ़ा हो तो पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में निकाल करके और विस्तार से अपने नोट्स बना लीजिए। तीसरे नंबर का फिजिकल पार्ट चलेगा अपना प्रायद्वीपीय पठार। ये लिख देता हूं मैं यहाँ, ये तीसरे नंबर का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है भारत में, इसको एक मानचित्र के द्वारा मैं समझाता हूं आपको। ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में सबसे पहले हमने पढ़ा ये हिमालय प्रदेश, जिसको 3 भागों में बांट करके अपने अध्ययन कर लिया है। इसको हिमालय प्रदेश बोलते हैं, हिमालय प्रदेश। इसके बाद में पढ़ा अपने विशाल मैदान को, और अब पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार इस प्रकार से है। ये क्षेत्र पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बटा हुआ है, ठीक है। इसका अपन अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले इसका अध्ययन करने के लिए आप देख लीजिए कि सबसे पहले देखो कि पठार क्या होता है। पठार एक तरह से समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ भूभाग जो ऊपर से समतल हो, यानी कि ऊपर उठा हुआ भूभाग जो समतल ऊपर से समतल हो तो उसको पठार के नाम से जाना जाता है। और ऊपर समतल नहीं हो और एक चोटी के रूप में नुकीला भूभाग हो तो उसको पर्वत के रूप में जाना जाता है। उस ऊपर का भाग नुकीला न होकर समतल हो तो उसको पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पठार और पर्वत में इसी प्रकार से अंतर है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अपने प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है उसके बारे में
पहले सामान्य जानकारी नोट कर लो। ये पठार, पठार का ये एक तरह से त्रिकोणात्मक आकृति में विस्तृत है। दिख रहा है ना आपको, त्रिकोणात्मक आकृति में विस्तृत है। त्रिकोण त्रिभुज के रूप में इस प्रकार से इसका विस्तार है। और भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसको इस प्रकार से माना जाता है कि ये प्राचीन गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। तो अपन ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था कि जिस प्रकार से पृथ्वी की दो भाग हुए, सबसे पहले उत्तरी भाग अंगारा लैंड के रूप में और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के रूप में, और बीच में टेथिस सागर बना। तो उस समय की चट्टानों से निर्मित है ये। तो यहाँ लिख देता हूं, यह पठार गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राचीन है, इसलिए प्राचीन और कठोर चट्टानें पाई जाती है। और दूसरी विशेषता क्या है कि यह दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बना है। दरारी ज्वालामुखी से जो तप्त लावा निकलता है उससे इसका निर्माण हुआ है। अब देखो आप, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है उस लावा से चारों तरफ फैल करके चट्टानी रूप धारण कर लेता है ठंडा होकर के, और उससे ये इसका निर्माण माना जाता है। अब देखो, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से निकलने के कारण और प्राचीन होने के कारण इस लावायुक्त चट्टानों का अपतन होने से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? इसलिए इसमें कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मृदा। काली मृदा पाई जाती है। और ये कौन सी मृदा कहलाती है? कपासी मृदा। कपासी मृदा है। और समझ लो इसको, काली मृदा पाई जाती है और इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन के लिए यह उपयुक्त मृदा मिलती है। इसके साथ साथ में और भी गेहूं, सोयाबीन, इधर से गन्ना, आलू, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों का इसमें उत्पादन होता है। इसमें जैविक अंशों की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन युक्त खाद देने के बाद में यह मृदा बिल्कुल सबसे अधिक उपयुक्त और उपजाऊ बन जाती है। ठीक है। तो काली मृदा पाई जाती है, कपासी मृदा पाई जाती है, जिसको कपासी मृदा बोलते हैं। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से ये बना है। और देखो, प्राचीन चट्टानें होने के कारण
और कठोर चट्टानें होने के कारण आंतरिक भूगर्भ बिल्कुल कठोर मजबूत बना हुआ है। अब कठोर मजबूत भूधरातल जहाँ बनता है वहाँ पर आंतरिक ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आंतरिक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो आप यहाँ। भूकंप व ज्वालामुखी का प्रभाव नहीं है। भूकंप व ज्वालामुखी का प्रभाव नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि गोंडवाना क्रम की प्राचीन कठोर चट्टानें पाए जाने के कारण इसका भूगर्भ चट्टानें मजबूत है और मजबूत होने के कारण यह भूकंप जैसी आंतरिक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनको अच्छी तरह से समझ लेना। ये त्रिकोणात्मक आकृति का बना हुआ है। ये पठार गोंडवाना क्रम की प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले तप्त लावा से निर्मित है। दरारी ज्वालामुखी किसको कहा जाता है? यानी कि वह तप्त लावा बाहर निकलता है तो वह दरारों के माध्यम से निकलता है। दरारें पड़ जाती है धरातल पर और ये इस प्रकार से इन दरारों के माध्यम से निकलने वाला लावा, चारों तरफ से निकलने वाला लावा फैल करके और कठोर चट्टानों के रूप में एक बिल्कुल द्रवित लावा होता है, पानी की तरह चारों तरफ फैल करके और कठोर रूप धारण कर लेता है। तो उससे बनने वाली जो धरातल है उससे ये पठार का निर्माण हुआ है। तो इसको दरारी ज्वालामुखी से निर्मित पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो इस पठारी प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां, नदियां और स्थल आकृतियां हैं। क्योंकि प्राचीन है ना, इसलिए इसको अलग अलग भागों में बांट करके इसका अध्ययन किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसका विस्तार भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसके प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन किया है। यहाँ लिख देता हूं मैं। प्रायद्वीपीय पठार के उपभाग, प्रायद्वीपीय पठार के उपभाग कितने भागों में इसको बांट करके अध्ययन किया है। एक तो यहाँ पर है एक भाग इस प्रकार से इसका विस्तार है, एक इस प्रकार से मिलता है, एक मेघालय का पठार यहाँ पर है। इस प्रकार से अलग अलग रूप में मिलता है। तो कौन कौन से इस पठार के कौन कौन से उपभाग हैं, उनके क्या नाम है, कहाँ पर फैले हुए हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से जो सामान्य चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब कौन सा भाग किस नाम से जाना जाता है और कहाँ पर विस्तृत है, इसको देखो कि सबसे पहले तो अपने पास है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बाघेल का पठार। ये मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार
दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। तीसरा है बाघेल का पठार। और चौथे नंबर का है अपने पास में, वह है छोटा नागपुर का पठार और दंतकारिणी पठार। छोटा नागपुर और दंतकारिणी का पठार। मालवा का पठार। और भी है, मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार है। और दक्षिण में, और ये वाला जो भाग है इसका विस्तार किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है दक्कन का पठार। किस नाम से जाना जाता है ये? दक्कन का पठार। ठीक है, यह लिख देता हूं मैं। दक्कन का पठार। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को 7 उपभागों में बांट करके अध्ययन किया है। एक एक करके अपन इनका अध्ययन करेंगे और प्रत्येक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे इस मानचित्र के माध्यम से। और इसी से संबंधित ट्यूशन बन करके आते हैं। भाई अपने को पूरा फैक्ट दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है अपने पास, इसको समझना है। ठीक है, तो इससे संबंधित ट्यूशन बन करके किस प्रकार से आते हैं वो सारे भौतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में मैं ट्यूशन बना करके बताऊंगा आपको किस तरीके से ट्यूशन बन करके आते हैं। इनको एक एक चीज को अपन समझते हुए पढ़ेंगे। देखो मालवा का पठार यहाँ पर कहाँ पर है? ये मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार। तो सबसे पहले यहाँ लिख देता हूं मैं मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है इसको समझना कि ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व से मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिण व पूर्व की ओर से प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार मिलता है मालवा के पठार का। दूसरी बात है, ये मालवा का पठार भी 3 भागों में विभाजित है। राजस्थान में राजस्थान के इस मालवा के पठार के उत्तर का भाग
इस पठार के उत्तर का भाग तो ऊपरी माल के नाम से जाना जाता है। इस पठार के उत्तर का भाग तो ऊपरी माल के पठार के नाम से जाना जाता है और तथा पूर्व का भाग हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है और इसका जो दक्षिणी भाग है वह मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है तथा दक्षिणी भाग मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान के दक्षिण में है वैसे, बाकी इस मालवा के पठार को देखें तो इस मालवा के पठार का उत्तरी वाला जो भाग है वह ऊपरी माल पठार के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार चित्तौड़ और बूंदी जिले में है। ऊपरी माल पठार का विस्तार है वह चित्तौड़ और बूंदी जिले में मिलता है। इसका पूर्वी वाला जो भाग है वह हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है, जो कि कोटा बूंदी झालावाड़ और बारां, कोटा बूंदी झालावाड़ और बारां में विस्तृत है। और इसका जो दक्षिणी भाग है वह मालवा के पठार के रूप में जाना जाता है, जिसका अधिकांश भाग झालावाड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दक्षिण की ओर जो विस्तार है वह इसमें हाड़ौती के मालवा के पठार के रूप में इसका विस्तार है और फिर मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार चला गया। आगे की ओर बढ़ते हैं कि यह मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत तथा अरावली के मध्य विस्तृत है। इनमें एक एक पॉइंट क्वेश्चन बनने के लायक है, आप इसको समझते हुए चलना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है और इसका विस्तार कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य मिलता है, कौन कौन से राज्यों के मध्य मिलता है, इसका निर्माण किस प्रकार से देखने को मिलता है, निर्माण से संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मालवा के पठार के रूप में अपन ने अध्ययन किया है। मालवा के पठार का जो विभाजन अपन ने जो 3 भागों में किया है उनको अच्छी तरह से समझते हुए करना। और ये भारत में जो इसका फिजिकल पार्ट का अलग अलग रूप में अपन ने अध्ययन किया है,
इसका जो पूर्वी भाग है वह बुंदेलखंड से अलग होता है। मालवा का पठार पूर्व में बुंदेलखंड के पठार से अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब इसको समझते हुए पढ़ना। अपन रोजाना शाम को समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और सुबह के समय राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। दोनों ही क्लासें अच्छी कंपटीशनों के लायक है। बाय डायग्राम से समझते हुए पढ़ना है और डायग्राम से जितना पढ़ोगे उतनी ही चीजें अच्छी समझने में आएगी। ठीक है, तो आज इतना ही बहुत है और कल अपन अगला बुंदेलखंड के पठार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।